नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं रोहित सावंत। वैश्विक महामारी कोरोना, इस महामारी पर काबू पाने के लिए ज्यादातर देशों ने लॉकडाउन का ही सहारा लिया है। समीक्षा बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन 23 मार्च से जारी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई है, लिहाजा सरकार ने खाली खजाना भरने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर जनता पर पड़ेगा। गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में रोडवेज का किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया। रोडवेज की सामान्य बसों में किराया 85 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 1 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया। वहीं वॉल्वो बसों का किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया है। आसान भाषा में आपको बताएं तो ये जान लीजिए कि लग्जरी बसों का चंडीगढ़ से दिल्ली तक का किराया 125 रुपए बढ़ा है, जबकि सामान्य बसों का किराया इसी रूट पर 37 रुपए बढ़ाया गया है। कोरोना काल में सब्जी और फलों के दाम भी बढ़ने तय हैं। सरकार ने सब्जी और फल मंडियों में 1% मार्केट फीस लगाने का फैसला लिया, तो 1% HRDF सेस भी लगाया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भले ही कम हो, लेकिन सरकार में डीजल और पेट्रोल भी महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल पर 15% वैट बढ़ाया गया है, यानी पेट्रोल 1 रुपया और डीजल के दाम में 1 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। कैबिनेट ने शराब पर भी कोरोना सेस लगाने का फैसला लिया है। प्रति बोतल 1 रुपए कोरोना सेस वसूला जाएगा। जनता पर एक साथ इतने तमाम जो बातें ये कही गई है, ये जो बोझ बढ़े हैं, तो वहीं सरकार ने भी अगले 1 साल तक वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक परिवहन की बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और इमरजेंसी सेवाओं के वाहनों को इस फैसले से बाहर रखा गया है। तो वही कैबिनेट के फैसलों को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम जो है पहले दिन मैंने कहा था विपक्ष की भूमिका का हम कंस्ट्रक्टिव रूप में बिल्कुल समर्थन देंगे जो जनहित में होगा, लेकिन अगर सरकार ऐसे फैसले लेगी तो हम विरोध करेंगे। ये तो तानाशाह तरीका है कि इस कोरोना की आड़ के अंदर मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से जो मर्जी फैसले कर ले। ये जो फैसले लिए गए हैं बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। जी हां, खास मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करें उससे पहले रणदीप सुरजेवाला और अनिल विज की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवा देते हैं। खट्टर सरकार को ये जानना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर सरकारें जनता की जेब में पैसा डाल रही हैं। ये अकेली ऐसी सरकार है जो जेब पर डाका डालकर पैसा निकाल रही है। खट्टर साहब, ये वक्त वसूली और लूट का नहीं, हरियाणा की जनता को छूट देने का है। अब देखिए, सारे विश्व की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से प्रभावित हुई। केंद्र की हुई, व्यक्तिगत हुई, व्यापारिक प्रतिष्ठानों की हुई है, कॉरपोरेट हाउसेस की हुई है, प्रदेश सरकार की भी हुई। तो उसकी कहीं से तो थोड़ी थोड़ी भरपाई करनी पड़ेगी। और सुरजेवाला जी के पास तो कोई काम है नहीं, वो तो सुबह बैठते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, उनके पास तो कोई काम है नहीं। यह तो अब सवाल यह है कि कैबिनेट के फैसले हालात के हिसाब से क्या ठीक हैं, यह भी सवाल उठता है। और क्या कीमत बढ़ाने से कर्ज लेना बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह का सुझाव भी विपक्ष ने दिया। विपक्ष का कहना था कि आप, इसमें कोई शक नहीं है कि दौर संकट का है, ऐसे में कर्ज भी लिया जा सकता है। तो इन तमाम 2 जो बड़े सवाल आज हैं, इन दोनों सवालों पर हम करेंगे बड़ी बहस कुछ खास मेहमानों के साथ। जी हाँ, तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान, हमारे साथ जवाहर यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स साहब भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार
अनिल आर्या साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कुलदीप भट्ट साहब आपका स्वागत है, जवाहर जी आपका भी, और अनिल आर्या साहब आपका भी स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया कुलदीप भट्ट साहब आपकी, क्या कहेंगे आप? कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं, कड़े फैसले लिए हैं, इस पर क्या कहना है आपका साहब? देखिए रोहित जी, पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, जो आप जनता की आवाज़ को बेखूबी उठाते और बेबाक होके जनता की आवाज़ है उसको उठाने का काम आप करते हो। मैं आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, जो आज कैबिनेट में फैसले लिए, देखिए मैं इस फैसले के खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ हूं। जिस प्रकार से आज एक आम व्यापारी, किसान, मजदूर, पूरे प्रदेश पे डीजल का रेट बढ़ाना पूरे देश के ऊपर, पूरे प्रदेश पे एक किस्म से भार पड़ने वाला है। हरियाणा में हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है। इसमें अगर हम डीजल की कीमत बढ़ती है तो उससे हमारा किसान परेशान होगा। उसके जो पहले उसकी कमर टूटी पड़ी है और भी ज्यादा इससे उसकी कमर टूटेगी। दूसरा, जिस प्रकार से बसों का किराया बढ़ाया गया है, ये भी एक, बसों में आपने पता है कि कोई पैसे वाला तो जाता नहीं, एक आम आदमी और गरीब आदमी जाता है, जिसकी वजह से आम आदमी को परेशानी, आप गरीब आदमी को इससे परेशानी होगी। तीसरी बात, आपने भाई शराब के ऊपर 1% 1 वोट पे सेस लगाया, अच्छी बात है, जो लगाने के लायक है उस पर 1 के बजाय 2 लगाए। पर मैं जो डीजल, पेट्रोल और जो बस का किराया है जी, मैं इसके खिलाफ हूं, और मैं नहीं, हरियाणा की जनता इसके खिलाफ है। हरियाणा की जनता पे इसका बहुत बड़ा भार पड़ने वाला है। तो इसलिए जनता के और चीफ मिनिस्टर साहब ने देख के फैसले लेने चाहिए। ये जो फैसला है ये जनता के हित का नहीं है, और जनता को इसका भुगतान, पहले आज कोरोना की महामारी है, इसमें कोई राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं, पर हमारे सुझाव और पक्ष के नाते हमारा पक्ष का जो सत्ता पक्ष है उसको उसकी बात बताने का, उसको समझाने का हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष जाने कि वो इस हरियाणा की भावना और हरियाणा की जनता की भावनाओं को कितना समझ पाती है। ठीक है। एक चीज हमें आज एक चीज और महसूस हो रही है इस बात से, इसका वजन जी। ठीक है भट्ट साहब, अब मैं एक प्रतिक्रिया जवाहर यादव साहब की ले लेता हूं, फिर आपके पास लौटेंगे। अनिल आर्या साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जवाहर यादव साहब, क्या कहना है आपका? कैबिनेट ने कड़े फैसले लिए और हमने इसीलिए सवाल ये भी उठाया है कि फैसले क्या हालात के लिहाज से सही है, क्योंकि हालात खराब है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था के लिए संकट का दौर है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। आपका क्या कहना है जवाहर जी? भट्ट साहब ने जो तमाम बातें कही, या अभय सिंह चौटाला ने जो बातें कही वो आपने सुनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने जो कहा वो आपने सुना, क्या कहना आपका? देखिए, कांग्रेस के साथ तो विडंबना ये है कि ये सत्ता में जब रहते हैं ना किसानों के लिए कुछ करते, ना हरियाणा के लिए कुछ करते, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको हरियाणा का, लोगों का हित नजर आता है। एक तो मैं अपने मित्र, और मेरे भाई भी हैं, कुलदीप जी, हम निजी मित्र भी हैं, एक तो इनको यहीं से दुरुस्त करता हूं कि कैबिनेट की मीटिंग, आज कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। एक तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूं, आपने कहा जी आज की कैबिनेट में फैसले लिए गए, तो मेरे जितनी जानकारी मुझे है आज कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं जी। कल की कैबिनेट की बैठक के फैसले हैं, ये स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है यादव साहब। चलिए, लेकिन अरे मैं उनकी स्लिप ऑफ टंग करना भी तो मेरी ड्यूटी बनती है, उनकी बना मेरी ड्यूटी बनती है। अरे अब मैं कर देता, अब मैं विषय पे आ जाता हूँ। इन्होंने कहा कि बस का किराया, धन्यवाद आपका जवाहर जी, धन्यवाद। हाँ, मैं इनकी तय के उत्तर देता हूँ। इन्होंने कहा जी बस का किराया बढ़ा, हमने 85 पैसे से वो 1 रुपया कर दिया, जबकि पंजाब में आज भी 1 रुपये 16 पैसे और राजस्थान में शायद 1 रुपये 20 पैसे बढ़ाने के बावजूद भी, जहां इनकी सरकारें, मैं कोट इनकी सरकारों को करूंगा, इनसे हम आज भी कहीं 20% कम में, कहीं 25% कम में। अब ये कहते हैं कि किराया नहीं बढ़ना चाहिए था। 2016 में जो रोडवेज का खर्चा था पर किलोमीटर का, वो 37 रुपये 48 पैसे था। 2019 में वो बढ़ के सैलरी बढ़ी, सब बढ़ी, वो 52 रुपये 23 पैसे हो गया। अब मजेदार देखिए रोहित जी, आप समझेंगे, क्योंकि मेरे मित्र समझकर भी नहीं समझेंगे, वो एक राजनीतिक मजबूरी इनकी हो सकती है। ये हुड्डा साहब की सरकार में 2004 अक्टूबर 2010 को 50 पैसे किराया होकर वो 62 रुपये 50 पैसे कर दिया जाता है, यानी कि 25% की वृद्धि हो जाती है जी। उसके तुरंत बाद फिर होता है एक दूसरा घटनाक्रम,
उसमें 2012 में 13 दिसंबर को 62 रुपए 50 पैसे 75 पैसे कर दिए जाते हैं, 62 पैसे 75 पैसे कर दिए जाते हैं, यानी कि 2 साल में 50 से वो 75 कर देते हैं, यानी कि 50% वृद्धि कर देते हैं। हमें विरासत में 75 पैसे मिले। छठा वर्ष हमारी सरकार का शुरू हो गया। 2016 में हमने 10 पैसे बढ़ाए, अब 15 पैसे बढ़ाए, यानी कि हमने केवल 33 पैसे प्रतिशत वृद्धि की। इनके समय में कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं था। ये 50% की वृद्धि करेंगे तो ये कहेंगे जी देखिए हमें भ्रम ज्ञान है, हमारी वृद्धि ठीक है और ये हरियाणा के लोगों के हित में है। दूसरा, मेरे मित्र जिस क्षेत्र एक लाइन में उठूंगा, दूसरा मेरे मित्र जिस क्षेत्र से आते हैं इनको बड़ी चिंता है किसानों की, होनी भी चाहिए, कम से कम कहने को तो होनी चाहिए, पर जिस क्षेत्र से ये आते हैं उसमें बाजरा प्रमुखता से होता है दक्षिण हरियाणा में, इसमें कुछ इनके एरिया में भी होते हैं। तो इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आज तक ये क्यों नहीं पूछा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2012 में, 2013 में, 2014 में ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो फसल दक्षिण हरियाणा में होती है आपने किसको खुश करने के लिए और किसको अपमानित करने के लिए बाजरे का एक दाना नहीं खरीदा? मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ मुझे बताइएगा। दूसरा, मैं अपने मित्र से ये भी पूछना चाहता हूँ, मनोहर सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है हुड्डा साहब के बाद जिन्होंने सरसों की भी खरीद शुरू की। इससे पहले नियम ये था कि केवल नेफेड 25% सरसों खरीदता था, जितनी भी हरियाणा में सरसों होगी। एक लाइन उसका 25% केंद्र की एजेंसी लेती थी। ये मनोहर सरकार ऐसी है जिसने 100% सरसों की खरीद की। आप किसान नेता हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते मैं किसान का पुत्र हूँ। अरे किसान के पुत्र मेरे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सरसों आपने खरीदी नहीं, क्योंकि इसका रीजन भी बताता हूँ, दोनों फसलें दक्षिण हरियाणा में होती है और आपको राजनीतिक दृष्टि से दक्षिण हरियाणा के किसानों को ये बताना था। ठीक है जवाहर जी, मैं आपको रोकूंगा, हालांकि आपने बड़े बखूबी इस पूरी डिबेट को आप दूसरी तरफ ले गए, लेकिन हमारा सवाल ये था कि क्या हालात के लिहाज से ये फैसले सही है? हो सकता है सही भी हो और हो सकता है बिल्कुल गलत भी हो। हम इसी पर इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। बट साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक प्रतिक्रिया यहाँ अनिल आर्य साहब के लेना बहुत जरूरी है, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा जो जवाहर यादव साहब ने तमाम सवाल उठाए। लेकिन मेरा तमाम मेहमानों से ये आग्रह है कि हम लोग आज की डिबेट पर रहे, क्योंकि ये बहस इसलिए जरूरी है कि ताकि हम लोग कुछ इससे निकाल सकें कि ठीक है अगर कुछ गलत है तो उसको सही करने की गुंजाइश अगर कोई बनती है तो वो किया जाना चाहिए। अनिल आर्य साहब आपका क्या कहना है? आपने दोनों की बातें सुनी। जो आपने बात कही मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं जी, और मैं यही कहने लगा था कि जवाहर यादव जी ने बजाय जो मूल सवाल थे, मूल प्रश्न थे, उनका जवाब नहीं दिया, वो बात को, डिबेट को बिखेरने की कोशिश में लग गए। राजस्थान सरकार में रेट क्या है, हरियाणा सरकार में रेट क्या है, हुड्डा साहब ने 4 में क्या किया, 14 में क्या किया, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज जब कठिन परिस्थितियां हैं, जब लोगों के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उस वक्त आप 15 पैसे जो किराया बढ़ा रहे हैं वो जायज़ है कि नहीं है? डीजल के दाम वृद्धि आपने क्यों जायज़ है कि नहीं है? मूल प्रश्न ये है। बजाय प्रश्न का जवाब देने के आप उन बातों को उलझाइए मत और उसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, मेरा ये कहना है। दूसरी बात, देखिए आज जब ये दौर चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि सरकार के ऊपर भी इस बात का प्रेशर है कि उसको राजस्व चाहिए। जब जहाँ से राजस्व आ सकता था, चाहे वो शराब की बिक्री थी, चाहे वो रजिस्ट्रियाँ थी या इंडस्ट्रीज बंद हैं, वो तमाम जो सोर्सेज थे राजस्व के, वो सोर्सेज खत्म हो गए हैं और सरकार को इस वक्त धन चाहिए। धन आएगा कहाँ से? वो रोडवेज की बस 15 पैसे बढ़ा दी, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। या आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, अगर इसकी बजाय उस शराब का, जो शराब आज भी खूब बिक रही है, दुगने तिगने रेट पे बिक रही है, मुझे लगता है कि अगर आप 1 रुपये बोतल की बजाय वहाँ और ज़्यादा पैसा बढ़ा देते तो वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता और वो खप भी जाता। आपने उसके पर बढ़ाने की बजाय उस चीज़ पर दाम बढ़ा दिया जिसका सीधा सीधा प्रभाव आम आदमी के ऊपर पड़ेगा या किसान के ऊपर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार के जो
रणनीतिकार है, सरकार की जो फैसला था उसको इस बात पर सोचना चाहिए था कि हम यहाँ बढ़ोतरी करने के बजाय शराब जैसी चीज़ पर बढ़ोतरी करते, तो मुझे लगता है विपक्ष भी उस पर शोर नहीं मचाता। तो ये मुझे लगता है कि जो वृद्धि है वो सरकार की मजबूरी को समझा राजस्व के लिए तो जायज़ लगती है, लेकिन आम आदमी का अगर देखें कि जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद जब रेट सारे इम्पैक्ट होंगे, अभी तो सफ़र कितना हो रहा है, ग्रीन जोन में शुरू हो जाएगा, ऑरेंज जोन में कम होगा, लेकिन दिक्कत तो करेगा वो। सरकार जो वृद्धि करेगी उसका लाभ सीधा, उसका जो नुकसान है वो आम आदमी को उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब मैं वत्स साहब आपके पास आऊंगा, जवाहर जी आ रहा हूं आपके पास दोबारा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की जो जितनी सही ढंग से कहा जाए बैटिंग आप करते हैं उतनी शायद ही कोई करता होगा। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, लेकिन उससे पहले वत्स साहब से एक प्रतिक्रिया यहां लेना जरूरी है। रोहित जी, एक तो मेरे बड़े साथी है, मेरे भाई है जवाहर जी। जो अनिल जी ने जो बात कही मैं उससे बात से सहमत हूं। आप मुद्दों से भटकाए ना। ये चीजें राजस्थान में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, हुड्डा साहब ने क्या किया, आज की परिस्थिति क्या है, आप उस पर आइए। आज मैं जवाहर यादव जी को बताना चाह रहा हूं कि आप मेरे साथ आइए। आप किसानों की बात करते हो, आप किसान हितैषी होने की बात करते हो, आप पूरा चालीसा पढ़ रहे हो। मैं आज पूरे दिन खेतों में किसानों के साथ था, लोगों की आपकी नॉलेज में डाल देता हूं। लोगों की जो आप बात करते हो, सब्जियां, खरबूजे, इतना बुरा हाल है किसानों का। आज एक आंख से 10 आंसू के निकले पड़े। आज आप उनके पास जाइए, उनका एक एकड़ पे 1 लाख रुपए फसल का खर्चा आ रहा है। आज आप उनके सब्जियों को खरीद नहीं रहे हो, क्यों? क्या कसूर कर दिया उन किसानों ने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, आप डीजल की बात कर रहे हो और रोडवेज की, 15 पैसे की बात नहीं है। आज के संकट क्या है प्रदेश के ऊपर, आपको पता है इस बात का? आज ये बढ़ाने का समय है। आज किसान को, गरीब आदमी को, आम मजदूर को ये उठाने का समय है, ये उनको गिराने का समय नहीं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। आपकी कैबिनेट में फैसले लो, कटौती करने के फैसले मैं बताता हूं आपको। आज आप लोगों ने जो कैबिनेट के वाहियात खर्चे हैं, कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ 2 पायलट चलती है, मुख्यमंत्री जी हवाई यात्रा करें, वो बंद होनी चाहिए। और जो प्रदेश के जो वाहियात, जो आज ऐश और आराम के लिए मंत्रियों के साथ जो पायलट 2-2, 3-3 पायलट चलती है, वो बंद करी जानी चाहिए। ये ऐश और आराम, इनको दूर त्याग के आप जनता के बीच में आना पड़ेगा। जनता के हितैषी होने के नाते अगर आप जनता के हितैषी हैं, आप जनता के हितैषी हैं, तो आप धरातल पाइए, आप मंडियों में आइए, आपने पता लगेगा कि किसान का क्या हालात है। आपको किसान के आप बात करते हो, आज दूध के जो हमारे व्यापारी भाई है उनके हालात आप देखिए क्या हालात है। किसान भाई, आज मैं करीबन 20-25 गाँव जो मेरी काउंसिल के, जिसमें पॉली हाउस बने पाटौदा गाँव में 80 से 90, और उनकी लाखों रुपए की रोजी फसल है। आज वो बेचारे रो रहे हैं, उनकी फसल नहीं जा रही। ढाकला गांव में 500 एकड़ खरबूजों की फसल, मैं आपको वीडियो भी भेज सकता हूं। किसान खेत में बैठ के रो रहा था, उनकी फसल आज तक नहीं। आज उनकी हालात है, बुरी हालात। बुपड़िया, गंगड़वा, जगरतपुर, लक्सर, ये इतने गांवों में ये एक चीज कहते थे इनकी गवर्नमेंट। एक सेकंड, मैं एक बात और बताना चाह रहा था। एक सेकंड, आप एक सेकंड। इन्होंने एक चीज कहा करते, इनके जो यहाँ से कृषि मंत्री थे, वो कहते थे भाई फूल उगाओ, सब्जी लगाओ, तुम्हारे को चांद पे पहुंच जाओगे, तुम तारे तोड़ लाओगे। आज जाके आप किसानों के बारे में आइए और यहाँ आके आप पता कर लगाइए कि आज किसान की कितनी बुरी हालत है। मैं उसके साथ हूँ। और बात सुन लो जवाहर जी, आप भाई हो मेरे, अगर कोई गलती भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी करेंगे तो आपके भाई में इतना जिगरा है, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुंह पे भी कह सकता हूं, और आपके भी इतना मेरा जिगरा है, आपके विपक्ष के नाते नहीं, मैं एक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते आपके साथ भी सच्चाई से आपको भी अवगत कराऊंगा 101%। चाहे आपको बुरी लगे, आज आप आइए, आपको पता लगेगा कि आज आम आदमी जो मिडिल मैन आदमी है उसकी क्या हालात है। आप कोठी में बैठ गए, मैं बैठ गया, या मुख्यमंत्री जी बैठ गए, या और कोई मंत्री बैठ गए, ऐसे हालात का पता नहीं लगता। आप और जमीन उतर के आप बताइए लोगों को कि आज असलियत में लोग कितने परेशान हैं। धन्यवाद जी। जवाहर यादव साहब, बड़े विस्तार से हमने कुलदीप वत्स जी को मौका दिया कि वो अपनी बात रखें। अब बिल्कुल आप भी जवाब दीजिए। इन्होंने जो एक एक करके बातें रखी हैं, हालांकि इन्होंने कई सुझाव भी दिए कि सरकार को मितव्ययता अपनानी चाहिए, लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि अगले 1 साल तक हम कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, न मंत्रियों के लिए, न विभागों के लिए। जो अच्छी बात है उसकी हमें तारीफ करनी होगी, इसकी हम भी तारीफ करते हैं कि एक सही फैसला है कि कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगी हरियाणा सरकार। ये मितव्ययिता की तरफ कदम है। अब जवाहर यादव साहब आप जवाब दीजिए।
अब आप जवाब दीजिए। रोहित जी, ये अच्छा फैसला है। इस फैसले का मैं जवाहर जी एक सेकंड, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। नीचे जवाहर यादव साहब स्वागत भी कर रहे हैं फैसले स्वागत का। करता हूँ आपका। ठीक है, आप बोलिए जवाहर यादव जी। देखिए ऐसा है, कुलदीप जी ने इस अगर चीज के अध्ययन लिए ठीक से पर किया जो होता- मंत्रियों के साथ जो 3 पायलट अरे चलती सर है, मैं अफसरों के साथ पायलट चलती है, उनको पर अरे सर बोल रहा हूं। अगर कुलदीप जी ने ठीक से अध्ययन किया होता और हुड्डा साहब के कार्यकाल को ध्यान में रखते तो कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती। जब ऐसा संकट का भी समय नहीं था, पहली बार हरियाणा में भाजपा की मनोहर सरकार बनी, तो ये मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने कहा एक स्कॉट चलती है और एक पायलट चलती है। इन्होंने कहा जो नेशनल हाईवे, जो स्कॉट चलती है, पायलट चलती है, स्कॉट चलती है सुरक्षा के लिए, पायलट चलती है रास्ते के लिए। तो इन मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अगर किसी मंत्री को दिल्ली से चंडीगढ़ आना है तो आपको रास्ते जानने की जरूरत ही नहीं है। तो यही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे जिन्होंने कहा जो नेशनल हाईवे पे अगर सीधे रूट पे जा रहा है किसी भी मंत्री को पायलट नहीं मिलेगी। तो साहब ये तो हमने 2014 में तब कर दिया था जो संकट का कार्यकाल भी नहीं था। इसका मतलब आपके गलत चीज को हमने उस समय ठीक किया था। उसके अलावा आपके समय में जितनी सिक्योरिटी मंत्रियों को मिलती थी हमने उस सिक्योरिटी में कमी की। मुख्यमंत्री जी के स्टाफ में से भी 200 लोगों को जो उनकी सुरक्षा यात्रा के समय लेते थे पुलिसकर्मी, 200 की संख्या कम करके डिप्टी सीएम को क्या खतरा होगा जो आपने Z+ अरे सर मैं अपनी बात करूं सर, उसके बाद करूंगा। आपको मैं ठीक चीज करूं, आप अच्छी चीज सुनना चाहते हैं ना, मैं उस फैसले बता रहा हूँ। उन्होंने लगभग 200 से अधिक कर्मचारियों को ये कहा कि आपने सुरक्षा से हटिए, मुझे इतनी सुरक्षा नहीं है। उसके बाद मेरे मित्र ने कहा कि हवाई जहाज की यात्रा। साहब अगर आपको मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ से या किसी क्षेत्र से रोड से कहीं जाना हो और हवाई जहाज से जाना हो तो हवाई जहाज सस्ता पड़ता है, रोड महंगा पड़ता है और उससे लोगों को भी तकलीफ होती है। मान लीजिए मुख्यमंत्री को दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है या महेंद्रगढ़ जाना है तो रास्ते में प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा कर्मी खड़े होते हैं। हवाई जहाज से जाते हो तो वो बच जाता है सारा तामझाम। नंबर 1। दूसरा, मुख्यमंत्री की संजीदगी देखिए कि आपके समय में उस समय के राज्यपाल होते थे महिम जगन्नाथ पहाड़िया जी। उस समय सरकार के पास हेलीकॉप्टर भी था, प्लेन भी था। वो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, मुख्यमंत्री ने सालों साल प्लेन नहीं खरीदा। जब उस प्लेन के इंश्योरेंस के पैसे और उसके ब्याज इतना इकट्ठा हो गया कि उससे प्लेन खरीदा जा सकता है तो 4 साल बाद मुख्यमंत्री ने प्लेन खरीदा। तो ये मुख्यमंत्री की स्वच्छता, एक शुचिता की राजनीति है। अब मेरे मित्र आते हैं सब्जियों के ऊपर बात करें। देखिए आज जवाहर जी मैं मुख्यमंत्री जी पे सवाल उठा रहा, मैं इस चीज के लिए अरे सर मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। सर मैं व्यवस्था, सर मैं अपनी बात कर रहा था, मैं आपके बीच में नहीं आया था। अब मेरे मित्र ने सवाल उठाया था कि किसानों की चिंता होनी चाहिए, तो इनका एक चीज तो मुझे अच्छी लगी, कम से कम इन्होंने सरसों और गेहूं पे तो परसेंट चिन्ह नहीं उठाया जिसकी परचेज डायरेक्ट रूप से सरकार कर रही है या सरकारी एजेंसियां कर रही है। अब इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे है, चाहे फसल हो चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, किसानों की वो किसानों की फल और वो तो हरियाणा सरकार नहीं खरीदती है, वो मंडियों में जाते हैं, ओपन मार्केट में जाते हैं। अगर कहीं ऐसी जाने में कठिनाई किसी को महसूस हो रही है उसका मूल्यांकन दोबारा से कर लेंगे कि जो जिस मंडी में जाना चाहता है उसको अगर कोई तकलीफ है तो उसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं। ये अपने मित्र का सुझाव का हम स्वागत करते हैं। अगर कठिनाई हो उसको ठीक करेंगे। अब बात आती है पैसे को लेकर। अनिल आर्य जी ने भी कहा कि तुलना नहीं करनी चाहिए। साहब क्यों ना तुलना करें, इससे पता चलता है संवेदनशील सरकार कौन है। आज भी राजस्थान और पंजाब की सरकारें अगर की पैसे फालतू लेती है, 1 रुपए 16 पैसे और 20 पैसे लेती है, हम 1 रुपए पर पहुंचे हैं, तो ये मान के चलिए इसका मतलब मुख्यमंत्री चाहे संकट का दौर हो चाहे नहीं हो, लोगों के प्रति संवेदनशील है। अब मैं दूसरा रूप दिखाता हूँ। 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व रह गया जो हमारे पास आना चाहिए था, और पर मंथ 7,000 करोड़ रुपए हम कर रहे हैं फिक्स एसेट पर, जिसमें सैलरी है, जिसमें सामाजिक पेंशन जो जाती है, उस तरह की चीजें हैं, उस पर करें। उसके अलावा क्या है कि लॉकडाउन के चलते क्या किया, लगभग 12 लाख परिवारों को पर मंथ हम 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने न लगे हैं जी, कि जिनके काम छूट गए, जिसमें मजदूर है, जिनमें अनस्किल्ड लेबर है, जो कहीं जिनका कोई खाता नहीं था, जिनकी कोई चिंता नहीं करता था, ऐसे लोगों को करके अभी तक 450 करोड़ रुपए
हमने उन लोगों के लिए डायरेक्ट कैश दिया है उनके अकाउंट में। ये मैं अन्न की बात नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट कैश दिया है कि उनका जीवन यापन चलता रहे। उसके अलावा मैं अपने बड़े भाई अनिल आर्य जी वो लोग हैं जिन्होंने मुझे गुड़गांव की राजनीति में मीडिया में ईमानदारी से मदद की। मदद का मतलब ये होता है कि नहीं तो कई बार पत्रकारों के ऊपर ये भी आरोप लगते हैं इसको छापना इनको नहीं छापना। अनिल आर्य जी की ये विशेषता रही, चाहे मेरे जैसा कोई साधारण व्यक्ति था जिसको जो स्पेस मिलना चाहिए था ये उन लोगों में देने वालों में। मैं इनको भी परंतु जानकारी देना चाहूंगा कि इसके अलावा 1 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हम डबल अन्न दे रहे हैं लॉकडाउन के चलते। यानी कि हरियाणा की आबादी का 45% लोग वो हैं जिनको अन्न की मात्रा हमने डबल कर दी और निःशुल्क कर दी। पहले उनसे पैसे भी लेते थे 1 रुपया 2 रुपये पर किलो के हिसाब से, हमने वो बिल्कुल 100% फ्री किया 1 करोड़ 20 लाख लोगों का, और वो खाने की मात्रा डबल कर दी। यानी कि मजदूरों की चिंता हमने की, जो ऐसे बीपीएल परिवार थे जिनका ठीक है जवाहर जी, वो हमने किया। जवाहर जी अब मैं आपको रोकूंगा। हम जी आपने बड़े विस्तार से तमाम बातें की। मैं एक बार फिर अनिल आर्य साहब के पास हूँ। आर्य साहब, हमारे 2 सवाल थे कि कैबिनेट के फैसले क्या हालात के लिहाज से सही है? ठीक है, जवाहर जी का कहना है, इन्होंने हालांकि तुलना की, कई आंकड़े भी दिए। वत्स साहब ने सवाल उठाया कि सब आप शराब को और महंगी कर दें। हालांकि इनके सांसद हैं जवाहर यादव जी की पार्टी के भिवानी महेंद्रगढ़ से, उन्होंने भी आज ये बात कही कि शराब पर और ज़्यादा सेस लगा देना चाहिए, और इसी तरह की बात कमोबेश आपने भी की। तो एक तो इस बहस से, आज के इस बहस से ये भी एक सवाल उठता है और इस पर विचार करना चाहिएगा। मैं जवाहर यादव जी को कहूँगा या सरकार के जो नीति निर्धारक है वो भी इस बात को ज़रूर सोचें और समझें, इस पर विचार करें। पर लेकिन आर्य साहब, दूसरा सवाल ये था कि विपक्ष के कई नेताओं ने ये बात भी कही कि कीमत बढ़ाने से बेहतर तो कर्ज लेना था। ये क्या कहना आपका? और अभी तक जो चर्चा हुई दोनों पक्षों से, कांग्रेस से, सत्ता पक्ष और विपक्ष से, क्या कहना आपका? देखिए रोहित, सबसे पहले तो मैं जवाहर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने उस दौर में जब इन्होंने राजनीति शुरू की थी, जो भी मेरा सहयोग जैसा बन पाया, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया। और चूंकि जवाहर जी खुद एक ईमानदार राजनीतिज्ञ थे और हैं, इसलिए मैं इनके साथ हमेशा रहा रहूँगा। पहली बात, धन्यवाद जवाहर जी। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूँगा रोहित कि जो बात जवाहर जी कह रहे हैं कि आप कंपेयर मत कीजिए, मैं कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप जब राजस्थान या पंजाब या किसी भी कांग्रेसी शासन की आप तुलना करते हैं आज की परिस्थिति के हिसाब से, तो उचित नहीं है। आप जब SYL का मुद्दा आता है तो हरियाणा में स्टैंड बीजेपी का कुछ होता है और बीजेपी का वहाँ पर पंजाब में स्टैंड कुछ होता है, वही बात कांग्रेस की भी होती है। तो परिस्थिति और काल और समय और जो लोकल जो स्थानीय समीकरण होते हैं उसके हिसाब से चीज़ें बदलती चलती रहती हैं, वो विशेष बात नहीं है। दूसरी बात, जो शराब की बात थी रोहित, ये बात कल की डिबेट में भी मैंने जब शो खत्म हो रहा था, आखिर में जब मैंने आपसे निवेदन किया था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि आप शराब पर टैक्स बढ़ा दीजिए, आप बाकी सब पर टैक्स बढ़ाइए। अगर ये शराब पे 1 की बजाय 5 रुपये भी कर देते हैं बोतल, तो मुझे लगता नहीं कि उससे कोई दिक्कत होगी और सवाल का रेवेन्यू और अधिक आएगा सरकार को। जो 15 जो आप बस का किराया बढ़ा रहे हैं, डीजल को उस पर बढ़ा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। शराब का जो इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत कम लोगों को पड़ेगा। दूसरी चीज़ देखिए आप रोहित, शराब बंद है, इसके बावजूद भरपूर मात्रा में शराब अवेलेबल है और डबल ट्रिपल रेट पर अवेलेबल है, जो पीने वाले वो पी रहे हैं। तो आप ऐसी चीज़ पे जब केंद्रीय बजट आता है तब भी चाहे सिगरेट की बात हो, शराब की बात हो, उस पर टैक्सेस हमेशा बढ़ाए जाते हैं, आप उसे बढ़ाइए। मुझे लगता है कि आपको जो रेवेन्यू का इशू है वो उसमें फ़ायदा आपको मिलेगा। बाकी तो आपके जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री के, जो समझते हैं टैक्स को, वो और आपको इस बेटर समझा सकते हैं इस बात को। दूसरी बात, आपने बात की थी कर्ज की बात, मैं कर्ज लेने पर सहमत नहीं हूँ। पहले ही सरकार के ऊपर कर्ज काफ़ी है, आप कर्ज की बजाय 2 चीज़ें कीजिए। एक तो रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके ऐसे क्या हो सकते हैं जिससे सीधा सीधा आम आदमी के ऊपर, किसान के ऊपर बोझ ना पड़े। दूसरी बात, जो ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं उस पर आप अभी से विचार कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं सहमत हूँ जवाहर जी से कि जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने चाहे अपनी सिक्योरिटी स्टाफ था वो कम किया था, जो पायलट की बात थी वो कम की थी, बहुत से खर्चे थे जो कट किए गए थे। और ये भी अच्छा फैसला है, इसका कुलदीप जी ने भी समर्थन किया कि आप नया वाहन नहीं खरीदेंगे। लेकिन और ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जहाँ से आप सरकार के खर्चे बता सकते हैं, मुझे लगता है इनको विचार करना चाहिए। एक और बात, 2-3 बात मैं और रोहित जी कहना चाहूँगा। 3 मई को लॉकडाउन 2 खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन 3 शुरू हो जाएगा। अभी जवाहर जी ने बताया कि हर एक के खाते में सरकार ने पैसा दिए, बड़ी अच्छी बात है। आपने राशन बढ़ा दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये देखिए
कि जो समाज सेवी संस्थाएं, दूसरे लोग अब तक जो काम कर रहे थे, जो भोजन बांट रहे थे या सूखा राशन बांट रहे थे, क्या वो 3 के बाद कंटिन्यू करेंगे? मुझे लगता है कि सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर ये आने वाला है कि 3 के बाद वो जो तमाम एजेंसीज थी, बहुत सी एजेंसी ऐसी होंगी, बहुत सी एनजीओ ऐसी होंगी। मैं नवकल फाउंडेशन चला रहा हूँ, अब तक हमने काफ़ी कुछ बांटा है, 2,500 लोगों को रोज़ खाना दिया, 1,350 सूखे राशन दिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 3 मई के बाद हम कंटिन्यू कर पाएंगे। ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे, इस पर उनको सरकार को विचार करना चाहिए। एक और चीज़ आप देखिए, सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जब चाइना के खिलाफ पूरे विश्व में एक माहौल खड़ा हो गया है और वहाँ से बहुत सी इंडस्ट्रीज वहाँ से शिफ्ट करना चाहती हैं, वो शिफ्ट करने के लिए इंडिया को देख रही हैं, वियतनाम को देख रही हैं, फिलीपींस को देख रही हैं, यूएस की मैंने खबर पढ़ रहा था 1000 कंपनीज हैं जो वहाँ से शिफ्ट होना चाह रही हैं। तो कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हो सकती हैं जिनको हम गुड़गांव या एनसीआर के जो क्षेत्र हरियाणा में दे सकते हैं? जब राइजिंग हरियाणा या इन्वेस्ट हरियाणा जो सबमिट किए गए थे जाट आंदोलन के बाद या दूसरी चीज़ों के बाद, जो सरकार हरियाणा की जो छवि थी, इन्वेस्टमेंट कैसे आए, बहुत अच्छा प्रयास गवर्नमेंट ने किया था, 4.5 लाख करोड़ के शायद एमओयू साइन हुए थे, सिंगापुर गए थे सीएम साहब, कनाडा गए थे। एक बार ये भी रिव्यू कीजिए कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो नहीं आई। तो ऐसे तरीके मुझे लगता है सरकार को टाइम वक्त है अभी इन सब पे विचार करना चाहिए, जिससे आपको रोजगार भी उपलब्ध होगा और रेवेन्यू बढ़ेगा। बिल्कुल। अब हम इस आज की डिबेट के आखिरी चरण में हैं। वत्स साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जवाहर यादव साहब ने कई तर्क दिए, कई बातें रखी, आपका क्या कहना? देखिए रोहित जी, एक तो अनिल जी बैठे, अनिल आर्या जी बड़े सुलझ रहे हैं और हमारे पे बड़ा आशीर्वाद रहा। ये चाहे जवाहर जी है चाहे हमारे पे, इनका बड़ा आशीर्वाद रहा। नहीं, अनिल आर्या साहब का आशीर्वाद सब पर रहा है। बातें कही मैंने विस्तार से सुनी। आप नहीं इनका सब पर हम पर भी है। अनिल आर्या जी का आशीर्वाद हमारे पर है, ये कहा जी, ये बात से सब आप। मैं जो बात कर रहा था, जवाहर भाई मेरे बड़े आदरणीय मेरे साथी है, आपने कहा राजस्थान, आप राजस्थान पंजाब का बार बार जिक्र करते हैं। मैं आपके एक नॉलेज में डालना चाहता था, अगर राजस्थान का आपने पैटर्न अपनाना है, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है वो सफारी गाड़ी में चलते हैं और आप उसकी सिक्योरिटी देखना, 5 से 7 आदमी उसके साथ रहते हैं जिसमें उनका पूरा स्टाफ आ लिया। ये तो मैं आपको राजस्थान का पैटर्न बता रहा हूं। दूसरा, आपने कहा भी, मेरे साथी ने कहा कि भी अनाज मंडियों में अनाज अच्छे से बिक रहा है। रोहित जी, वही बात आ जाती कि राजनीतिक। मैं सारी मंडियों में गया हूं, वहां पे ना तो लिफ्टिंग हो रही है, ना सरसों की फसल 15 तारीख को खरीदारी शुरू की थी, आज तक 30% सरसों की खरीदारी हुई है, 70% किसानों की फसल उनके घर के अंदर पड़ी है। गेहूं की फसल पूरी मेरी बादली की मंडी 3 दिन से कोई खरीदारी नहीं हो रही है, झज्जर की मंडी में खरीदारी नहीं हो रही है। ये क्या की बात करते हैं? दूसरा, मैंने जो आवाज उठाई किसान के लिए, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं। आप बार बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही शख्स थे, एक नारा चला था, बोला हुड्डा तेरे राज में जीरी बिकी जहाज में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान के बेटे की बात हो, किसान का बेटा है और किसान का दर्द समझता है कि किसान का क्या दर्द होता है। दूसरी बात, मैंने जो मंत्रियों की बात करी है, आप कह रहे हो कि मंत्रियों के साथ पायलट पहले चलती थी, आज भी चलती है और पहले भी चलती थी, मैं उस बात के नहीं कह रहा। और मैंने कभी पहले ये भी नहीं कहा ये हटा दो। आज जो महामारी चली हुई है, जो देश के ऊपर प्रदेश के ऊपर संकट है, मैं इस समय बात कर रहा हूं कि जितने खर्चे हम अपने राजनीतिक, हमने भी अपनी पहल करनी पड़ेगी। हम सारे फैसले जनता पर नहीं थोप सकते कि जनता से अनाज भी लेंगे, बच्चों से 5 रुपए डोनेशन भी लेंगे, हमारे जो फौजी भाई हैं उनके टीएडीए भी काट देंगे। ये सब जनता पर नहीं थोपना पड़ेगा, अपने ऊपर भी लागू करना पड़ेगा। जवाहर जी, मैं ये बात कर रहा हूं। रही बात मुख्यमंत्री जी की बात है, उनकी मजबूरी होती है। मैं मुख्यमंत्री जी के ये नहीं कि भाई नहीं, मैं तो अब इस समय की बात कर रहा हूं कि जितना हो सके किसी मंत्री को विदेश नहीं जाना चाहिए, मुख्यमंत्रियों ने नहीं। और जहां तक देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े हवाई जहाजों में घूमते थे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई वो भी अभी 1 साल तक ये फैसला ले कि भाई देश के अंदर रह के देश का जितना खर्चा बचा सके वो खर्चा बचाएं। दूसरा, हमारे जो साथी, मैं आज आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं। आपने कहा राशन की बात, मेरे पास रोहित जी करीबन आज 50 से 60 फोन आए और डिटेल दे दूंगा एक आदमी की। और जवाहर भाई से रिक्वेस्ट है इस समस्या का समाधान करें। जो इस अप्रैल का जो अनाज आया था बीपीएल परिवारों के लिए खाने के लिए, वो सारा कंप्लीट पूरा आया, सभी को मिला। मैं धन्यवाद करता हूं इस चीज के लिए। और अभी जो हमारे कोटा धारक है, उनके पास एक समस्या आई हुई है, सबके पास मैसेज आ चुके हैं, किसी के पास 22 क्विंटल अनाज कम आएगा, किसी के पास 12 क्विंटल कम आएगा, किसी के 7 क्विंटल आएगा। तो ये क्यों?
अब वो कह रहे हैं कि जी हम 150 किसी के 50 परिवार बचेंगे, किसी के 100 परिवार बचेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो एक जवाहर जी आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैं आप इसको राजनीतिक मत लेना। मेरे पास आज ये कंप्लेंट आई है और मैं सच्चाई की बात करता हूँ। अगर इसमें झूठ होगी तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक से संन्यास ले जाऊंगा। आपसे कहता हूँ झूठी राजनीतिक नहीं करता, ये सच्चाई है। आप गवर्नमेंट में बैठे हो, आप आज हरियाणा के मालिक हो। बिल्कुल। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि इस डिबेट के बाद आप वो मैसेज जवाहर यादव जी को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि हमें इस बात का पूरा पता है जवाहर यादव साहब समस्या का समाधान करवा देंगे। 100% जी, इनकी बात सुनी जाती है। नहीं जी जवाहर जी, मैं आपको पर्सनल उनके टेलीफोन नंबर भी दूंगा, आप पूछ लेना। आप भाई हो मेरे, कोई राजनीतिक बात नहीं है। दूसरा, मैं एक चीज और कह रहा था आज आपको, जो हमारे मिडिल मैन है, क्या गवर्नमेंट की क्या प्लान है उनके बारे में वो बताए। आज किसान मजदूर जो मिडिल मैन है, जो 15 से 20 हजार रुपए कमाता है, उसके बेचारे के किसी की परचून की दुकान है, किसी किराने की, किसी की सब्जी की, उनके बारे में क्या प्लान है वो भी एक बार गवर्नमेंट बताए। दूसरा, ठीक है सर, आज मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं जवाहर जी, हम इस संकट की घड़ी में पूर्ण रूप से आपके साथ खड़े हैं। हम इसमें कोई राजनीतिक नहीं बात करने चाहते, पर आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो ये वाहियात के फजूल खर्चे हैं, इनसे बचना पड़ेगा। और किसान को, जो किसान इस प्रदेश को चलाता है, जो अन्नदाता है, वो बेचारा मर रहा है, उसके बारे में आप जरूर सोचे। कुछ न कुछ। ठीक है वत्स साहब, आपको रोकूंगा। आदमी है, एमएलए है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल वत्स साहब, वक्त कम है। और अब एक अंत में रोहित जी, आधी सेकंड, अंत में मैं जवाहर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई किसान के बारे में आप कहते हो, मैं किसी की निंदा की बात नहीं, किसान के बारे में एक बार मंडियों में अफसरों को सख्त एक आदेश दें। एक समस्या रोहित जी इतनी बड़ी आ रही है, जैसे मेरे झज्जर की अनाज मंडी है, उसमें छुच्छकवास का बंदा झज्जर की अनाज मंडी में लेके आता है, जो कि उसके नजदीक लगती तालाब की, जो लिफ्टिंग का जो खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट का, वो इतना बड़ा खर्चा है जी। जैसे मेरी पटौदा की जानी चाहिए हेली मंडी और वो जा रही है कोसली, तो उसे ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा लग रहा है और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा इसमें नुकसान हो रहा है। इसके भी आप इसके ऊपर भी आप जरूर ध्यान दें जवाहर जी, ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। अब मैं वक्त साहब आपको रोकूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है डिबेट के लिए। हमारे पास बस चंद मिनट बचे हैं। आप इन तमाम सवालों का जवाब जवाहर यादव साहब से ले लेते हैं। जवाहर जी, वक्त साहब ने तमाम सवाल भी पूछे, मैं चाहूंगा बड़े संक्षेप में आप जवाब दीजिए। और एक बड़ी समस्या भी इन्होंने बताई है, और डिबेट के बाद ये मैसेज भी आपको करेंगे, जो समस्या उसका समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि जनहित से जुड़ा मामला है। जी, मैं नंबर भी दूंगा। मैं एक समस्या का समाधान बताता हूँ जी। आप किसी चीज का तुलनात्मक मूल्यांकन कैसे करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर मैं राजस्थान पे जाना चाहूंगा, उदाहरण के सही जाना चाहूंगा कि आपके चैनल पे रोहित जी 3 दिन चल चुका अलग अलग जगह का कि राजस्थान की सरसों हरियाणा में बिकने आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि राजस्थान की जो एमएसपी पे बिकनी चाहिए थी वहां नहीं ली जा रही, इसलिए वहां का किसान या व्यापारी मजबूर होकर उसको हरियाणा में बेच रहा है जी। इसका अर्थ ये है कि यहाँ किसानों को पूरा पैसा मिल रहा है, मेरा कहना ये है। दूसरा, मेरे मित्र ने ये कहा कि हुड्डा साहब के समय जीरीबीटी जहाज में, तो उनकी जानकारी और ठीक कर देता हूँ, उसमें हुड्डा साहब का कोई योगदान नहीं था। वो अरब में हमारा चावल जाता था, उसके बाद अरब ने वो चावल लेना किसी कारण से, वो टेक्निकल एक रीजन था जिसके कारण बंद किया था। तो अरे सर, मैं आपके बीच में नहीं आया, सर मैं आपके बीच में नहीं आया, सुनिए, आपने प्रश्न किया, मैं उत्तर दे रहा हूँ। वहाँ डिमांड कम हुई अरब में, उसके कारण वो जीरी के रेट कम हुए थे। उसमें हुड्डा साहब का कोई योगदान नहीं था। हुड्डा साहब का योगदान तो यही था कि उन्होंने ना बाजरा खरीदा ना सरसों खरीदा, जो उनके हाथ में था। विदेश उनके हाथ में नहीं, उनका श्रेय मत दीजिए। अब इन्होंने कहा था कि अवैध शराब शराब पे सारे पैसे बढ़ा देने चाहिए। मेरा मानना ये है, सरकार क्या तो सोचती है, परंतु डिबेट में जो मेरे मन में आया ये सुनकर अनिल आर्य जी को और कुलदीप भट्ट जी को, कि शराब के रेट इतने भी ना बढ़ जाए कि कच्ची शराब ज्यादा मात्रा में बिकने लग जाए कि एक बिल्कुल वो संतुलन सरकार को देखना चाहिए, उस संतुलन को तो बिल्कुल। तो मैं इसलिए वो कच्ची शराब अब लोग उसको पीकर मरने लगे, जैसा नहीं कि प्रदेशों में आता है। हरियाणा अभी तक चाहे हमारी, ठीक है जवाहर जी, मैं माफी के साथ आपको जवाहर यादव साहब रोकूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया अनिल आर्य साहब की भी मुझे लेनी है, अंत में माफी चाहूंगा जी। एक दूसरा, जहां तक इन्होंने कहा कि जवाहर जी हरियाणा में अवैध शराब बहुत ज्यादा बिक रही है, उस पर भी ध्यान करें जी। अब ये लॉकडाउन के बाद ठीक हो जाएगी, आप चिंता। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो इसमें चाय और जो फल वाले उनकी दुकानें चल रही है उसमें संकट नहीं है, परंतु जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर वो किसी को सैलरी देते हैं, सब देते हैं, तो हमने एमईएससी के लिए ये कहा है कि वो 6 महीने तक
अगर वो ब्याज पे पैसा देते अपने स्टाफ को सैलरी लेने के लिए, तो 6 महीने का ब्याज भी उस वर्कर पे खर्च किया गया पैसा हरियाणा सरकार देगी। तो हमने हर लोगों की चिंता की है। ठीक है जवाहर जी मैं आपको रोकूंगा माफी के साथ, क्योंकि वक्त कम है, डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है। अनिल आर्य साहब, एक शार्प फाइनल कमेंट आपका, क्या कहना आपका आखिर में? देखिए रोहित, मैं जो जवाहर जी बात कर रहे थे कि ब्याज की बात करें, दूसरों चीज़ों की बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है, जो लघु उद्यमी है या मध्यम वर्ग के उद्यमी है, क्योंकि उसके ऊपर सारा बर्डन आ रहा है, उसको किराया भी देना है, उसको ब्याज भी देना है, उसको तनख्वाहें भी देनी है, उसको बाकी जो व्यवस्था है उस पर हेल्प भी करनी है, तो उनके ऊपर भी सोचा जाना चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब ना हो। साथ ही जो हरियाणा से लघु समाचार पत्र निकलते हैं, चूंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो उसकी ओर भी जवाहर जी को ध्यान देना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो जवाहर जी ने बड़ी अहम बात कही थी कि कहीं ऐसा ना हो जो इन्होंने कहा था ना कच्ची शराब वाली बात, ये जो रेट बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं, तार्किक रेट क्या बढ़ सकता है, तर्कसंगत रेट बढ़े, वो इनको देखना होगा। और शराब पर अंकुश लगाने का काम इनका है, चाहे कच्ची शराब हो चाहे। ठीक है आर्य साहब, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी। जवाहर यादव तो बड़े संक्षेप में, वक्त खत्म है, डिबेट का टाइम खत्म हो चुका है। एक लाइन अनिल आर्य जी की जानकारी में मैं निवेदन के साथ कहता हूं कि यूपीए की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा है कि विज्ञापन नहीं देने चाहिए मीडिया को। श्रीमती सोनिया गांधी ने ये कहा है कि लघु छोड़ो, वो कहती है मीडिया को विज्ञापन नहीं देने चाहिए। सोनिया जी जो बात कहती है, सब आप मानते हैं क्या? जो सोनिया आप इस बात को भी मत मानिए, बिल्कुल सही कहा रहे साहब आपने। जवाहर जी गलत आंकड़े पेश ना करें। चलिए मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा। जवाहर यादव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सोनिया गांधी जी का अगर ये सुझाव दिया होगा तो मत मानिएगा। अनिल आर्य साहब आपका भी शुक्रिया, और रुधिवत साहब आपका भी शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज इतना ही, इजाजत, नमस्कार।